नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। राहुल गांधी छोले भटूरे खाते रह गए। मोदी ने मुस्लिम देश कुवैत से लौटते ही कैसे बड़ा खेल कर दिया, आज आपको दिखाऊंगा। पीएम मोदी ने वो नया रिकॉर्ड बनाया कि राहुल गांधी की सियासी बेरोजगारी खत्म नहीं हो पाएगी क्या। एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमान, मोदी ने वो काम किया कि इंडी का सबसे बड़ा नैरेटिव कैसे टूट गया, आज सबसे पहले इसके बारे में दिखाऊंगा। साथ ही दिल्ली चुनाव में केजरीवाल 2100 रुपए वाला कार्ड बनाने में बिजी हैं। उधर चार्जशीट आ गई। बीजेपी के पास चेहरा नहीं, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं, केजरीवाल फिर जीत जाएंगे क्या दिल्ली, आज इसके बारे में बात होगी। अल्लू अर्जुन पर छोटे ओवैसी और सीएम रेड्डी का डायरेक्ट अटैक, किस फायर से घबराई है कांग्रेस। पुष्पा 2 की 1500 करोड़ वाली कमाई के पीछे छुपा है अल्लू अर्जुन पर सियासी अटैक का राज क्या, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। और पॉपकॉर्न से लेकर पुरानी गाड़ी बेचने पर भी टैक्स, मोदी सरकार की टैक्स वसूली पर मचे हंगामे का चैप्टर खोलूंगा। टैक्स पर टैक्स, मिडिल क्लास की कमर तोड़ते सिस्टम का इलाज कब करेंगे पीएम मोदी, आज इसकी भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। एनएचआरसी के चेयरमैन की पोस्ट 1 जून से खाली थी। एनएचआरसी के नए चेयरमैन को लेकर पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम की बातें चल रही थी, लेकिन उनकी जगह रामासुब्रमण्यम जो है वो एनएचआरसी के चीफ बने। विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 दिन के अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद भारत से यह पहला हाई लेवल दौरा होगा। विदेश मंत्री 24 से 29 दिसंबर तक अमेरिका में रहेंगे, जहां पर अलग अलग मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत होगी। बांग्लादेश ने पहली बार औपचारिक तौर पर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। इसके लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने डिप्लोमेटिक नोट भारत को भेजा है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद 5 अगस्त से शेख हसीना भारत में है। बांग्लादेश हसीना को वापस भेजने की मांग कर रहा है। केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी। इन बच्चों के फेल होने पर 2 महीने के अंदर रीटेस्ट देना होगा। अगर रीटेस्ट में भी फेल हुए बच्चे तो उन्हें उसी क्लास में रहना होगा। स्कूल इन बच्चों को 8वीं क्लास कंप्लीट होने तक निकाल नहीं सकता। मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल का निधन हो गया है। वो 90 साल के थे। श्याम बेनेगल लंबे समय से बीमार थे और मुंबई में उनका इलाज चल रहा था। श्याम बेनेगल को अंकुर, निशांत, मंथन और मंडी जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने 18 नेशनल अवार्ड जीते हैं और भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। राहुल छोले भटूरे खाते रह गए। मोदी ने मुस्लिम देश कुवैत से लौटते ही बड़ा खेल कर दिया क्या। पीएम मोदी ने वो नया रिकॉर्ड बनाया कि राहुल गांधी की सियासी बेरोजगारी खत्म नहीं हो पाएगी। एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमान, मोदी ने वो काम किया कि इंडी का सबसे बड़ा नैरेटिव ही टूट गया। सबसे पहले इसका चैप्टर। पिछले हफ्ते संसद के धक्का मुक्की कांड और वीकेंड के बीते 2 दिन, इतने टाइम में आपको 2 नेताओं की पॉलिटिक्स का अंतर पता चल जाएगा कि एक नेता राहुल गांधी हैं, जिन्होंने पहले अडानी पर अपनी जिद में संसद का पूरा सत्र चलने नहीं दिया, पूरा टाइम बर्बाद कर दिया, पैसा बर्बाद कर दिया देश का। फिर अंबेडकर के अपमान का मुद्दा बनाकर ऐसा माहौल बनाया कि संसद में पहली बार सांसदों के सिर फूट गए। लेकिन इसके बाद आराम से राहुल गांधी वीकेंड पे छोले भटूरे खा रहे थे। फैमिली के साथ छोले भटूरे एंजॉय कर रहे थे राहुल गांधी। परिवार के साथ लंच कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स आप देख लीजिए कि राहुल गांधी इतना बवाल करने के बाद छोले भटूरे एंजॉय कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी देश के लिए वो काम कर रहे हैं जो 43 साल में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी कुवैत गए थे, वहां पर देश के लिए ऐसा सम्मान लेकर आए जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं ला पाया है। यह है दोनों की पॉलिटिक्स में फर्क। एक के हाथ में छोला भटूरा ही है, दूसरे के हाथ में अवार्ड ही अवार्ड है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन ने न जाने कितने गड्ढे खोदे, लेकिन जितने भी गड्ढे इंडी गठबंधन खोदता है वो आखिरकार उन गड्ढों में खुद ही गिरता है। तो इसलिए कोई नई चीज नहीं है। जैसे आप देखिए कि अंबेडकर का नाम लेकर इतना नाटक किया, सोचा था कि नरेंद्र मोदी को इससे घेर लेंगे, लेकिन एक तो इस नाटक के चक्कर में खुद कांग्रेस एक्सपोज हो गई, क्योंकि अंबेडकर का इतना अपमान कर रखा है कांग्रेस ने, वो हिस्ट्री खोल दी हमने। उधर राहुल गांधी के जेल जाने की नौबत आ गई, यानी लेने के देने पड़ गए कांग्रेस को।
इसी तरह से संभल के मामले में इन्होंने खूब माहौल बनाया कि मोदी योगी एंटी मुस्लिम है, लेकिन योगी रोज इनकी धुलाई कर रहे हैं, संभल में नई नई चीजें निकल रहे हैं। ऊपर से नरेंद्र मोदी ने उस कुवैत जाकर इनके एजेंडे की धज्जियां उड़ा दी, जो कुवैत इस्लामिक राष्ट्र है, मुस्लिम देश है, लेकिन नरेंद्र मोदी के सम्मान में इस तरह से कुवैत बिछ गया कि एंटी मोदी एजेंडा चलाने वाले भी हैरान रह गए। विपक्ष ने संभल का नाम लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ एंटी मुस्लिम वाला नैरेटिव चलाया। उधर मुस्लिम देश कुवैत ने पीएम मोदी को सबसे बड़ा सम्मान देकर इस नैरेटिव को ही ध्वस्त कर दिया। इंडी गठबंधन ने पीएम मोदी के खिलाफ एंटी दलित, एंटी ओबीसी होने का नैरेटिव चलाया। आज पीएम मोदी ने ऐसे फैक्ट सामने रखे कि यह नैरेटिव भी पानी पानी हो गया। इंडी गठबंधन ने पीएम मोदी के खिलाफ युवाओं को नौकरी न देने का नैरेटिव चलाया। पीएम मोदी ने आज उस नैरेटिव के भी सारे पेच ढीले कर दिए। इसी तरह इंडी गठबंधन ने सीएम योगी के खिलाफ भी फर्जी एनकाउंटर वाला नैरेटिव चलाया, लेकिन आज यूपी में ऐसा एनकाउंटर हुआ कि इस नैरेटिव में इंडी गठबंधन खुद फंस गया। पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ ये सारे नैरेटिव कैसे एक एक करके खुद ढेर हो गए, पाठशाला में आज इसका चैप्टर सबसे पहले खोल रहा हूं। आपको यह भी बताऊंगा कि बाबा साहब अंबेडकर और दलितों के सम्मान के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, उसमें आज राहुल गांधी महाराष्ट्र क्यों पहुंच गए। लेकिन सबसे पहले देखिए कि आज पीएम मोदी ने कुवैत से लौटते ही कैसे विपक्ष के धागे खोले। मोदी सरकार को लेकर इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा आरोप यह रहता है कि मोदी सरकार में युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगारी दर बढ़ गई है, पीएम मोदी युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे। लेकिन आज पीएम मोदी ने विपक्ष के इन आरोपों का तगड़ा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 1.5 साल में 10 लाख पक्की सरकारी नौकरियां दी हैं, और यह सिर्फ नौकरियां देने की बात नहीं है, बल्कि मोदी सरकार ने रिकॉर्ड नौकरियां दी हैं जो पहले किसी सरकार ने इस तरह से नहीं दी, यह भी उन्होंने दावा किया। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष जो दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगा रहा है, वो आरोप भी कैसे आज गलत साबित हुआ। बीते 1.5 साल में लगभग 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पहले की किसी भी सरकार के समय इस तरह मिशन मोड में युवाओं को भारत सरकार में पक्की नौकरी नहीं मिली है। लेकिन आज देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही है। पारदर्शी तरीके से 1.5 साल में 10 लाख पक्की सरकारी नौकरी दे देना कोई मामूली बात नहीं। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने अक्टूबर 2022 में पहले रोजगार मेले से की थी। कुवैत से लौटते ही आज सुबह पीएम मोदी ने एक ऐसे ही रोजगार मेले को संबोधित किया। इस रोजगार मेले में देश की अलग अलग 45 जगहों से 71,000 लोगों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे। अब इसमें बड़ी चीज यह भी है कि जो 71,000 नौकरियां आज दी गई, उसमें से 29%, 29% से ज्यादा कैंडिडेट ओबीसी वर्ग से हैं, करीब 16% कैंडिडेट एससी वर्ग से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, और 10% कैंडिडेट जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब से हैं। यानी अगर आप ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिला लीजिए तो 71,000 नौकरियों में से 55% नौकरी इन 3 वर्गों को गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि यूपीए सरकार के 10 सालों की तुलना में मोदी सरकार में ओबीसी वर्ग की रिक्रूटमेंट 27% बढ़ गई है बॉस। यानी विपक्ष जो पीएम मोदी के लिए दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी होने के कैंपेन चला रहा है, उस पर इन आंकड़ों ने पानी फेर दिया। भाई वहां तो दलितों को नौकरी मिल रही है भर भर के, ओबीसी वर्ग को नौकरी मिल रही है। लेकिन लगातार हार के बाद भी राहुल गांधी इस चीज को समझने को तैयार नहीं। वो अब भी पीएम मोदी के खिलाफ अडानी संविधान वाला एजेंडा चला रहे हैं। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के परभणी गए। इसी महीने की शुरुआत में परभणी में हिंसा भड़क गई थी, 2 लोगों की मौत हुई थी। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। परभणी में संविधान के अपमान को लेकर 10 दिसंबर को यह हिंसा हुई थी, लेकिन राहुल गांधी को आज परभणी जाने की याद आई। 10 तारीख को घटना हुई, आज गए, वो भी ऐसे वक्त में जब संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के इतिहास को लेकर कांग्रेस घिरी हुई है, जब ये किस्से वायरल हो रहे हैं कि कैसे नेहरू राज में बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया गया।
राहुल गांधी आज परभणी में सूर्यवंशी के परिवार से मिले। सूर्यवंशी उन 50 लोगों में था जिसे हिंसा के बाद गिरफ्तार किया गया था। सूर्यवंशी को परभणी की जिला जेल में रखा गया था। 15 दिसंबर को सरकारी अस्पताल में सूर्यवंशी की मौत हो गई थी। अब राहुल गांधी ने परभणी पहुंचकर आरोप लगाया कि सूर्यवंशी की पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई क्योंकि वो दलित था, क्योंकि वो संविधान की रक्षा कर रहा था। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि इन आरोपों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को क्या जवाब दिया है। ये 100%, 99% नहीं, ये 100% कस्टोडियल डेथ है। पुलिस ने इनकी हत्या की है और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। मुझे बोलने दीजिए आप। हाँ जी, ठीक है। इसको, इस युवा को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। हम चाहते हैं कि एकदम ये मैटर रिजॉल्व किया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा मिले। राहुल गांधी कुछ आरोप तो लगाते नहीं है ना, वो तो फैसला सुनाते हैं। दलित था इसलिए मार दिया है, इसलिए सजा हो जानी चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यहां केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आए हैं, जाति के आधार पर लोगों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी पिछले कई सालों से यही काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार संवेदनशील है, हमने पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। सीएम फडणवीस ने भी भरोसा दिया कि अगर यह साबित हुआ कि पुलिस की प्रताड़ना की वजह से किसी की मौत हुई है तो वो सख्त एक्शन लेंगे, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इससे पहले फडणवीस ने विधानसभा में बताया था कि सूर्यवंशी ने मजिस्ट्रेट को खुद बताया था कि उसे टॉर्चर नहीं किया गया है। फडणवीस ने कहा था कि ऐसे वीडियो सबूत भी मौजूद नहीं जो अत्याचार को प्रमाणित करते हो। उधर दलित वोटों की खींचतान में मायावती ने भी राहुल गांधी को लपेट दिया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस नेता का परभणी जाना घड़ियाली आंसू है, क्योंकि बाबा साहब के रहते हुए और उनके देहांत के बाद भी कांग्रेस का उनके और उनके अनुयायियों के लिए, के हित के लिए और कल्याण के प्रति रवैया हमेशा जातिवादी और तिरस्कारी रहा है। इनको दलित और पिछड़ों की याद केवल इनके बुरे वक्त में आती है। राहुल गांधी महाराष्ट्र में दलितों की सियासत करने गए थे, लेकिन उनकी पार्टी का अतिथि उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं, जिनके खिलाफ विपक्ष भारत में यह माहौल बनाता कि मोदी सरकार में मुसलमानों की हालत खराब है। संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि मोदी योगी के राज में भारत में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। लेकिन पीएम मोदी के कुवैत दौरे ने विपक्ष के इस एजेंडे पर भी बुलडोजर चला दिया। मुस्लिम देश कुवैत में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। पीएम मोदी को मिले इस अवार्ड को देखकर इंडी गठबंधन के सीने पर सांप लौट गया होगा, क्योंकि वो तो दिन रात यही माहौल बना रहा है कि पीएम मोदी के राज में मुसलमान खतरे में। वहां इस्लामिक राष्ट्र कह रहा है कि अरे बॉस गजब है, आप लीजिए, ये हमारा अवार्ड लीजिए सबसे बड़ा वाला। तो मुस्लिम देश पीएम मोदी का जबरदस्त फैन बना जा रहा है। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर रेड कारपेट वेलकम हो रहा है। यहां लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला भाई पीएम मोदी को, सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। कुवैत के प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी को सी ऑफ करने एयरपोर्ट तक आए। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए बॉस, वेलकम तो हुआ ही हुआ। जब जाने लगे पीएम मोदी तो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं कुवैत के, वो आए छोड़ने कि चलिए हम आपको छोड़ते हैं। कुवैत में रहने वाले शेख लाइन में लगकर पीएम मोदी का ऑटोग्राफ ले रहे थे। ये देखिए, बड़े बड़े शेख लाइन में लगे कि जरा सर कुछ एक ऑटोग्राफ हो जाए। कुवैत में बसे भारतीय, जिसमें मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी संख्या है, उन्होंने पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया भाई वहां पर। दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए कुवैत में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया। कुवैत में यह सर्वोच्च सम्मान 1974 से दिया जा रहा है। अब तक यह अवार्ड जिन ग्लोबल लीडर्स को दिया गया उसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश शामिल हैं। कुवैत का यह सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्षों के अलावा विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। प्रिंस चार्ल्स को भी इससे सम्मानित किया गया था। पिछले 43 साल में कुवैत जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। कुवैत में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया, तो यही कहा कि कुवैत जाने में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्रियों को 4 दशक लग गए वहां जाने में। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको उन मुस्लिम देशों की लिस्ट बताऊंगा जो पीएम मोदी के जबरा फैन बने बैठे हैं। 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है।
आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के 2 किनारों पर बसे। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। आप ये भी देखिए कि देश में इंडी गठबंधन सुबह शाम पीएम मोदी को कोसने में लगा रहता है, हर छोटी से छोटी चीज का विरोध करता है। इस देश के मुसलमानों को भी देखना चाहिए भाई कि आपके दिमाग में यह भरा जाता है कि यह आदमी जो है ना आपको खत्म कर देगा। खत्म ही करना होता तो अब तक 2002 में मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, कितने मुसलमान खत्म हुए? 10 साल तो पीएम रहते हुए हो गया, कितने मुसलमान खत्म हो गए? अभी तो ये खोलना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा कि जो कहा जा रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कौवा कान लेके गया, कौवे के पीछे दौड़ने लगे, अभी तो कान चेक करेंगे। अगर इतने मुसलमान विरोधी हैं तो इतने सारे मुस्लिम देश क्यों अवार्ड दे रहे हैं? दुनिया में प्रधानमंत्री का ऐसा डंका बजता है कि इसी साल 6 देश पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। पीएम मोदी ऐसे ग्लोबल लीडर बन गए हैं जिन्हें अब तक 20 देश सम्मानित कर चुके हैं, जिसमें ज्यादातर मुसलमान देश हैं। सबसे पहले साल 2016 में अफगानिस्तान और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों ने पीएम मोदी को सम्मानित किया था। फिर 2018 में फिलिस्तीन ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। 2019 में बहरीन, मालदीव, यूएई जैसे मुस्लिम देश पीएम मोदी के ऐसे फैन हुए कि उन्हें अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दे दिया कि सर लीजिए ना, गजब है आप। फिर साल 2020 में अमेरिका ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। साल 2021 में भूटान ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। 2023 में ग्रीस, फ्रांस, इजिप्ट, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी, फिजी जैसे देशों ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। और 2024 में तो पीएम मोदी के लिए अवार्ड्स की लाइन लग गई। रूस, डोमिनिका, नाइजीरिया, बारबाडोस, गुयाना, कुवैत ने सबने पीएम मोदी को सम्मानित किया है। बॉस, आप नरेंद्र मोदी से नफरत कीजिएगा तो आपको लगेगा नरेंद्र मोदी को अवार्ड मिल रहा है। बॉस, ये भारत का सम्मान हो रहा है, क्योंकि ये जो आज का भारत नरेंद्र मोदी ने बना दिया है उसको दुनिया कह रही है कि बॉस ये तो अवार्ड देने लायक है। मुस्लिम देशों की तरफ से पीएम मोदी को मिले सर्वोच्च सम्मान को इस बात का प्रतीक माना जाना चाहिए कि कैसे पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में गल्फ देशों से भारत के रिश्तों को मजबूत किया है। देश में इंडी गठबंधन पीएम मोदी की कट्टर हिंदुत्व वाली छवि का एजेंडा चलाता है, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ इस प्रोपेगेंडा को खुद मुस्लिम देश भाव नहीं दे रहे हैं। कुवैत टाइम्स में मोदी के दौरे पर लिखा गया कि 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने विदेश नीति को नया आकार दिया है। खाड़ी के देश भारत के विस्तृत पड़ोसी हैं और पीएम मोदी ने यहां खासा ध्यान दिया है। पीएम मोदी का दौरा तब हुआ है जब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी की अध्यक्षता कुवैत के पास है। जीसीसी का कुवैत आखिरी देश है जहां पीएम मोदी ने दौरा किया है। इससे पहले वो जीसीसी के बाकी 5 देशों का दौरा ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन ऐसी सरकारें रही जिनके लिए पड़ोसी मतलब सिर्फ पाकिस्तान होता था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लोग नहीं है क्या पड़ोसी? 43 साल से बताइए कोई कुवैत नहीं जा रहा है। यह भी कहा गया कि पीएम मोदी ने खाड़ी के देशों के दौरे को अक्सर पर्सनल टच दिया है, जैसे 2015 में यूएई के शासक के साथ मोटर ड्राइव करना। कोविड महामारी के दौरान पीएम मोदी ने कुवैत में भारत से मेडिकल टीम और मदद भेजी थी। भाई, खाड़ी देशों के नेताओं के साथ पीएम मोदी के संबंध इतने शानदार रहे हैं कि साल 2019 में नई दिल्ली में एक समारोह में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई बता दिया था। जबकि पीएम मोदी ने जब सत्ता संभाली थी तो यही डर दिखाया गया था कि पीएम मोदी की हिंदुत्व वाली छवि मुसलमान देशों के साथ भारत की कूटनीति के आड़े आ जाएगी, लेकिन पीएम मोदी ने तो पूरी कहानी पलट दी। कुवैत दौरे पर पीएम मोदी ने विपक्ष के एक और नैरेटिव को एक्सपायर कर दिया। देश में इंडी गठबंधन यही माहौल बनाता है कि पीएम मोदी गरीबों के लिए अमीरों के दोस्त हैं। राहुल गांधी ने बार बार कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी ने अपने अमीर दोस्तों को बुलाया था, गरीब तो कोई आया ही नहीं था। लेकिन आप कुवैत से आई तस्वीरों को देखिए। कुवैत में पीएम मोदी भारतीय श्रमिकों के कैंप में गए, उनके साथ बैठकर खाना खाया, कंधे पर हाथ रखकर उनका हालचाल जाना। और यह पहली बार नहीं किया है, वो जब भी ऐसे विदेशी दौरों पर जाते हैं वहां भारतीय श्रमिकों से मिलते ही मिलते हैं। पीएम मोदी ने उनके साथ तसल्ली से बातचीत भी की, उन्हें बताया कि भारत की प्रगति में आप लोगों का कितना योगदान है। भाई, पीएम मोदी उनके बीच ऐसे घुल मिल गए जैसे उन्हीं में से एक हो। पीएम मोदी ने हाल ही में लोकसभा में कहा था कि जिन्हें कोई नहीं पूछता उन्हें मोदी पूजता है। देख रहे हैं? और पीएम मोदी ने इसे साबित किया। आप सोचिए, विदेश में रहने वाले भारतीय मजदूरों के लिए वो इतना कंसर्न दिखा रहे हैं, तो क्या वो नेता अपने देश के गरीबों को भूल जाएंगे? क्या विपक्ष के इन आरोपों में कोई कम दम दिखता है आपको?
कुवैत की कुल 43 लाख की आबादी में 10 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। कुवैत के कुल श्रमिकों में 30% भारतीय हैं। पीएम मोदी ही नहीं, सीएम योगी के खिलाफ भी विपक्ष के एक बड़े नैरेटिव का आज एनकाउंटर हो गया। सीएम योगी को लेकर विपक्ष यही माहौल बनाता है कि योगी राज में यूपी पुलिस फर्जी एनकाउंटर करती है, जाति धर्म देखकर टारगेट करती है। लेकिन आज यूपी में ऐसा एनकाउंटर हुआ जिसमें आतंकी मारे गए और विपक्ष का नैरेटिव भी घायल हो गया, क्योंकि आज यूपी के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकी एनकाउंटर में ढेर हुए। सभी आतंकी खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स के थे। उन्होंने 18 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया था। यही 3 थे वो। आतंकियों के पास से हथियार बरामद हुए। सभी आतंकी पंजाब के ही रहने वाले थे। बड़ी बात यह है कि इस एनकाउंटर को यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया, यानी ये दोनों राज्यों की पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। और पंजाब में तो इंडी गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप सोचिए, पंजाब पुलिस यूपी में आकर आतंकियों को ठोक रही है और इस काम में यूपी पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर आतंकियों के हमले का सामना किया। ये नहीं कहा कि अरे भाई तुम यहां क्यों आए, यहां एनकाउंटर हो जाएगा तो क्या होगा बताओ। पुलिस ने बताया कि आतंकियों ने जब जवाबी फायरिंग की तो आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोलियां दागी। इस एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। आतंकियों के पास से AK-47 जैसे हथियार भी मिले। अब यही खाली यूपी पुलिस करती तो कहते कि भाई देखिए मार दिया। अब पंजाब पुलिस भी है, केजरीवाल की पार्टी की सरकार है, इंडिया अलायंस में है केजरीवाल, तो अब कोई नहीं बोलेगा कि भाई मार दिए। यूपी पुलिस के तो हर एनकाउंटर पर विपक्ष छाती पीटता है। इस एनकाउंटर पर भी समाजवादी पार्टी हालांकि सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्या कहा, एक बार सुनिए। इनकाउंटर आप रोज देख रहे हो, और इनकाउंटर 2 प्रकार का कर रहे हैं। इनकाउंटर आमने सामने होता है, पुलिस भी घायल होती है और जिससे होता है वो भी घायल होता है। लेकिन इनका इनकाउंटर ऐसा है कि आमने सामने नहीं होता है। तो सवाल ये है कि उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और आप इतने खतरनाक हथियार आप दिखा रहे हैं। 14 से 24 की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये AK-47 कहां से आ गई? इन लोगों के पास कहां से आई? तो आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी जो LOP हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो एनकाउंटर की कहानियां हैं वो एक जैसी हैं और किसी को उत्तर प्रदेश की पुलिस पर आज भरोसा नहीं है। अच्छा, यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं है तो पंजाब पुलिस से पूछ लीजिए। वहां तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपके साथी हैं। पूछिए कि सर क्या हुआ था, जरा बताइए आपके लोग क्या बता रहे हैं। यूपी पुलिस पर विपक्ष बार बार सवाल उठाता है, लेकिन आप देखिए यूपी पुलिस ने कैसे बैंक में हुई चोरी की घटना को 24 घंटे में सॉल्व किया। लखनऊ में बैंक के 42 लॉकर तोड़ने के मामले को योगी की पुलिस ने 24 घंटे में निपटा दिया। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद बैंक में सेंध लगाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक पुलिस की गोली से घायल भी हो गया। पुलिस के मुताबिक 7 बदमाशों ने मिलकर बैंक में सेंधमारी की थी, लेकिन भागते वक्त उनमें से 3 पकड़े गए। पुलिस ने बदमाशों से 1 किलो 889 ग्राम सोना और 1 किलो 240 ग्राम चांदी बरामद की। सीधी सी बात यह है कि मोदी योगी के खिलाफ कितना भी इंडी गठबंधन माहौल बनाए, मोदी योगी अपना काम करते रहते हैं और इसी से माहौल बनाने वालों को करारा जवाब भी दिया जाता है। लेकिन कहानी तो दिल्ली में भी जबरदस्त चल रही है। पाठशाला में बगली क्लास। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल 2100 रुपए वाला कार्ड बनाने में बिजी हैं। उधर चार्जशीट आ गई। बीजेपी के पास चेहरा नहीं, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं, तो क्या केजरीवाल फिर इस बार दिल्ली जीतेंगे? अब इसका चैप्टर। इस वक्त दिल्ली चुनाव की चर्चा खूब हो रही है। नेता अपना अपना माहौल बनाने में जुटे हैं, लेकिन इसमें केजरीवाल जितना कुछ कर रहे हैं उस मामले में बीजेपी और कांग्रेस बहुत पीछे छूटते दिख रहे हैं। बॉस, वो केजरीवाल की स्पीड मैच नहीं कर पा रहे हैं। अगले महीने कभी भी इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। केजरीवाल तो रोज कुछ ना कुछ नया दांव चल रहा है, नया अनाउंसमेंट कर रहे हैं पब्लिक के लिए। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अलग परेशानी है। बीजेपी के पास दिल्ली में केजरीवाल के सामने कोई चेहरा ही नहीं है, कांग्रेस के पास कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है। कैसे हराइएगा बॉस? एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। वो दिल्ली की सड़कों पर पैदल घूम घूम कर नई स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो केजरीवाल के खिलाफ अभी आरोप पत्र ही लॉन्च कर रही है। इन आरोप पत्र का दिल्ली वालों पर कितना असर होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तीसरी तरफ कांग्रेस है जिसका भगवान ही मालिक है भाई। कांग्रेस में अलग ही लेवल का कंफ्यूजन चल रहा है। कुछ दिन पहले तक जो कांग्रेस के नेता केजरीवाल के जेल जाने का विरोध कर रहे थे वो अब केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगे हैं। आज कांग्रेस के नेता और नई दिल्ली से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को लेकर ऐसी बात कही है
कि दिल्ली वाले भी सवाल पूछ रहे होंगे कि बॉस 6 महीने के अंदर ऐसा यू टर्न। आज इस हैरान करने वाले बयान के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात अरविंद केजरीवाल की उन स्कीम्स की जो दिल्ली चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को परेशान कर रही होगी। आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना लॉन्च कर दी। इस स्कीम के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाने हैं। इसके अलावा दिल्ली के बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्कीम भी लेकर आ गए हैं, जिसमें 60 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इन स्कीम्स के रजिस्ट्रेशन के लिए अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली की सड़कों पर पैदल घूम घूम कर लोगों के घर चले गए, उनका रजिस्ट्रेशन किया कि फॉर्म भरिए, आएंगे सरकार में तो 2100 रुपया देंगे। इस दौरान केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया थे, दिल्ली की सीएम आतिशी थी, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता लोग थे। ये लोग सब लोगों के घर जा जाकर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। पब्लिक पूछ रही बीजेपी कहां है बॉस, आप क्या दोगे, कुछ बताओगे। इस स्कीम से केजरीवाल दो तरह से फायदा लेने की तैयारी कर रहे हैं। एक तो महिलाओं को 2100 रुपए देकर उनका वोट अपने पक्ष में लाने की कोशिश है, दूसरी तरफ दिल्ली के वोटर से 1-to-1 संपर्क भी हो रहा है। अरविंद केजरीवाल पहले भी मुफ्त बिजली पानी के मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा चुके हैं। इस बार दिल्ली की महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने का वादा कर दिया। ये कार्ड लेके गए कि देखिए ऐसा कार्ड बनेगा, आपको मिलेगा मेरी सरकार आते। अरविंद केजरीवाल का वादा है कि दिल्ली में दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद महिलाओं के खाते में हर महीने 2100 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। केजरीवाल की स्कीम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। कैसे ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले केजरीवाल की नई स्कीम के बारे में जान लीजिए। महिला सम्मान निधि के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए महीने दिए जाएंगे। इस स्कीम से दिल्ली की करीब 38 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इस योजना में रजिस्ट्रेशन के बाद एक येलो यानी पीले रंग का कार्ड दिया जाएगा। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन होगा, जिसके बाद महिलाओं के खाते में 2100 रुपए का लाभ आना शुरू हो जाएगा। यह आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। इस स्कीम को लेकर हालांकि कुछ शर्तें भी हैं, जैसे महिला की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और वो दिल्ली की वोटर भी होनी चाहिए। यह स्कीम मौजूदा सरकारी महिला कर्मचारी या पूर्व सरकारी कर्मचारी के लिए नहीं है। अगर किसी महिला ने पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उसे भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने 2024-25 के अपने बजट में 18 साल से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह प्रदान करने की इस योजना की घोषणा की थी, लेकिन अब उस 1000 रुपए को बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया गया है। इससे दिल्ली सरकार का खर्च 4560 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 10,000 करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगा। इसी तरह संजीवनी योजना के तहत 60 साल के बुजुर्गों को दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा देने का भी वादा कर दिया केजरीवाल। आगे बढ़ने से पहले केजरीवाल का बयान सुनिए, इसके बाद केजरीवाल को रोकने के लिए बीजेपी कौन सी स्कीम लाई है यह बताऊंगा। आज से पूरी दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को, रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और संजीवनी योजना में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों का 60 साल से ऊपर के लोगों का पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो। ये एक तरह से ये कार्ड है जो महिलाओं के लिए पीला कार्ड है। पीला कार्ड सब लोग संभाल के रखें। केजरीवाल अपनी स्कीम की इस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं जैसे बिजली फ्री करने को उन्होंने कहा तो वो काम किया, पानी फ्री करने को कहा तो वो किया। अब अगर महिलाओं को पैसा देने या फिर बुजुर्गों के इलाज का वादा कर रहे हैं तो उसे भी पूरा करेंगे, वो कह रहे पब्लिक के बीच जाकर। लेकिन उधर बीजेपी क्या कर रही है, क्योंकि कहा जा रहा है ये बीजेपी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हराने की। तो आपके भी मन में होगा कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी ये कर रही है, केजरीवाल के काउंटर में बीजेपी ने अभी तक कोई स्कीम तो लॉन्च की नहीं, वो करेंगे क्या ये बताया नहीं। बीजेपी कह क्या रही है, वो कह रही है कि इस तरह की स्कीम तो बीजेपी के राज्यों में चल रही है। अरे चल रही है, आप क्या कीजिएगा दिल्ली में ये भी तो बताइए। आप क्या कर रहे हैं, चार्जशीट लॉन्च कर रहे हैं कि केजरीवाल ने क्या क्या किया है। अरे भाई वो तो बता चुके, आप अब क्या कीजिएगा। मान लीजिए मैं सोच रहा हूं केजरीवाल को नहीं वोट करूंगा, एक आम आदमी, तो आप क्या देंगे ये भी तो बताइए। हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जैसी स्कीम के तहत महिलाओं को 2100 रुपए दिए जा रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है। लेकिन बीजेपी इस तरह की किसी स्कीम का ऐलान दिल्ली में करेगी नहीं करेगी, करेगी तो कब करेगी किसी को नहीं पता। ऐसे में दिल्ली के लोग कैसे मान लें कि बीजेपी दिल्ली वालों के लिए किस तरह की स्कीम लाने वाली।
भाई सामने वाला कुछ कह रहा है, आप कुछ कहिएगा ना। ये अलग ही मोड में चल रही है दिल्ली बीजेपी। दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की बात सुनिए, इसके बाद केजरीवाल ने बीजेपी को क्या जवाब दिया है वो भी सुनवाता। अरविंद केजरीवाल घोषणा वीर हैं, वो वादा वीर नहीं है, वो केवल घोषणा करने में वीर हैं। और देखिए 10 साल और 49 महीना, 10 साल और 49 दिन इनकी सरकार रही, आपने महिला सम्मान निधि क्यों नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 2100 रुपए दे रही है महीना, छत्तीसगढ़ में दे रही है, मध्य प्रदेश में दे रही है, महाराष्ट्र में दे रही है। तो तुम चोरी भी करो तो ऐसी चोरी करो जिसको छुपा सको। जो भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों में दे रही है उसको आपने दिया भी नहीं, और आप ऊपर से कहते अब फार्म भरो। अब क्या आपको फिर दोबारा कोई लाने वाला है क्या कि आपके फार्म भरने से आप पैसा दोगे? दिल्ली चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल ने इन योजनाओं का ऐलान करके बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के पास अभी तक इन योजनाओं का कोई सॉलिड जवाब तो दिख नहीं रहा। दिल्ली के लोग भी इस बात के इंतजार में हैं कि केजरीवाल के सामने बीजेपी कौन सी स्कीम लाने वाली है। इस सब के बीच आज बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। इसमें दिल्ली के प्रदूषण और यमुना की सफाई को लेकर केजरीवाल पर वादा तोड़ने के आरोप है। दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि ये आरोप तो बीजेपी पिछले कई सालों से लगा रही है, इसमें नई बात क्या है? ये तो पता चल गया भाई कि आपने कहा कि नई यमुना साफ हुई, नई हवा साफ हुई, लेकिन आप क्या करेंगे ये भी तो बताइए। इसके अलावा आरोप पत्र में बीजेपी ने शीश महल को लेकर केजरीवाल को घेरने की कोशिश की, लेकिन इन आरोपों का फायदा बीजेपी लोकसभा चुनाव में ऑलरेडी ले चुकी है। दिल्ली बीजेपी को देखकर ऐसा लगता है कि वो इस बार भी पीएम मोदी के भरोसे चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। दिल्ली बीजेपी के नेता शायद ये सोच रहे हैं कि जिस तरह पीएम मोदी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा दिया, उसी तरह दिल्ली में भी बीजेपी को सत्ता मिल जाएगी। लेकिन उन्हें यह बात समझनी होगी कि केजरीवाल को हराने के लिए बीजेपी को कोई नई रणनीति तैयार करनी होगी, क्योंकि इस ताकत के साथ केजरीवाल को हराना लग नहीं रहा है बॉस। आज दिल्ली में बीजेपी की कुछ कमियों को लेकर चर्चा भी हो रही है। जैसे भाई लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने अब तक दिल्ली में कोई सीएम चेहरा क्यों नहीं घोषित किया। सवाल यह है कि क्या पिछले चुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए चुनाव मैदान में उतरेगी? बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी नहीं की है, जबकि आम आदमी पार्टी की लिस्ट आती जा रही है। उनके उम्मीदवार वोटर से जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी तरह केजरीवाल को रोकने के लिए नई दिल्ली सीट पर बीजेपी किस दमदार नेता को उतारेगी, यह भी अभी तक क्लियर नहीं है। दिल्ली के वोटर्स के लिए बीजेपी कौन कौन सी स्कीम लाने वाली है, इसका भी कोई ऐलान नहीं किया गया है। यानी बीजेपी इस बार भी लग रहा है कि इतने रिलैक्स मूड में है कि मामला उनके हाथ से चला ना जाए। बीजेपी की इन सभी बातों को केजरीवाल एक नया मुद्दा बनाकर जनता के पास जा रहे हैं। सुनिए बीजेपी की रणनीति पर केजरीवाल किस तरह की बातें कर रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस ने तो ऐसा काम किया है कि आप माथा पीट लेंगे। उनके पास, बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली, पानी, महिलाओं का बस सफर, सड़कें, सीवर, काफी काम किए। इन लोगों ने क्या काम किया? पूरे दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, गोलियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर। एक ही काम दिया था, वो भी नहीं किया। अब चुनाव में आए हैं और चुनाव में भी कभी चार्जशीट निकालते हैं, कभी मुझे गालियां देते हैं। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार के नाम का अभी तक अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने नई दिल्ली सीट से मैदान में उतरने का फैसला किया है। वैसे तो केजरीवाल को रोकने के लिए कांग्रेस के पास ना तो कोई सॉलिड रणनीति है, ना ही कोई गंभीर मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रही। संदीप दीक्षित का दावा तो यह है कि केजरीवाल सीएम बनना तो दूर, विधायक भी नहीं बन पाएंगे, और दिल्ली में फाइट केजरीवाल के साथ नहीं, बल्कि दिल्ली में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। आप संदीप दीक्षित को एक बात सुनिए, ये क्या बोल रहे हो। देखिए, मुख्यमंत्री तो ऐसे भी नहीं बन सकते, वो तो उनके लिए विधायकी बनना मुझे नहीं लगता संभव है, क्योंकि मुझे जो लगता है कि नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही फाइट होगी। ये अगर मुख्यमंत्री की शपथ भी ले लेते हैं तो मुख्यमंत्री थोड़ी रह सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री क्या होता, काम के लिए होता ना, केवल गाड़ी बंगले के लिए तो नहीं। अब तो बंगला भी खैर इनका ले लिया गया है, तो एक और कोई शीश महल बनाएंगे 300-400 करोड़ में। क्या होता, ये फाइलें नहीं साइन कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जब कोर्ट से इनको बेल दी तो कहा आप कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, आप किसी अधिकारी की मीटिंग में नहीं जा सकते, आप दफ्तर नहीं जा सकते।
अगर आप दफ्तर नहीं जा सकते, फाइलें नहीं पढ़ सकते, अधिकारियों से नहीं बात कर सकते, तो मुख्यमंत्री करेगा क्या? दिन भर सड़कों पर डोलेगा क्या? तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि चुन तो आप जा सकते हो क्योंकि जनता चुनेगी, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने जितने गलत काम और भ्रष्टाचार किया है, हम पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बन सको। संदीप दीक्षित की बातें सुनकर कौन यकीन करेगा बॉस? क्योंकि लोग ये नहीं भूले हैं कि ये वही संदीप दीक्षित हैं जो कुछ महीने पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे थे। आज केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। बॉस, पहले मन तो बनाइए कि बीजेपी केजरीवाल के साथ गलत कर रही है या केजरीवाल दिल्ली वाले के साथ गलत कर रहा है। आपका तो हिसाब ही क्लियर नहीं है। 6 महीने के अंदर ही संदीप दीक्षित के बोल बदल गए। पहले संदीप दीक्षित कैसी बातें करते थे आपको याद दिलाता हूं। क्या ये कोई तरीका है कि रात को 1 बजे 2 बजे आप किसी के यहाँ जाके गिरफ्तारी करें? और जो पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं, चाहे हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करने की बात हो, हेमंत सोरेन के अरेस्ट की बात हो, केजरीवाल जी के अरेस्ट करने की बात हो, ये ईडी इसको केवल चुनाव के साथ जोड़ रहा है, इसका और कोई लेना देना नहीं है। और इस बात को हम कंडेम करते हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और मुझे बताइए, मैंने बहुत से रेड देखे हैं, कहीं रात को रेड पड़ती है क्या? आप आइए, सवेरे करिए, जो कुछ करना करिए। आप बुला लेते इनको बातचीत के लिए, इन्वेस्टिगेशन करना था कर लेते। ये कोई बात होती है कि रात को 9-10 बजे, अच्छा रात को 9 बजे और सवेरे 9 बजे के बीच में क्या पहाड़ टूट जाएगा? आप बुलाइए उनको, आप उनसे बातचीत करिए। ये संदीप दीक्षित थे, ये इनकी पार्टी थी कांग्रेस, जो केजरीवाल के कंधे पे चढ़ के लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। अब हार गए तो कह रहे हैं केजरीवाल को तो लोग विधायक नहीं चुनेंगे, सीएम तो बहुत दूर की बात है। लेकिन दिल्ली के चुनाव में अभी फिलहाल तो बीजेपी पिछड़ती दिख रही है और केजरीवाल बहुत तेजी से आगे भाग रहे हैं। अब देखते हैं बीजेपी रफ्तार बढ़ाती है कि यही हाल रहेगा। पाठशाला में अब अगली क्लास, अल्लू अर्जुन पर छोटे ओवैसी और सीएम रेड्डी का डायरेक्ट अटैक। किस फायर से घबराई है कांग्रेस? पुष्पा 2 की 1500 करोड़ वाली कमाई के पीछे छुपा है क्या अल्लू अर्जुन पर सियासी अटैक का राज? अब इसका चैप्टर। क्या किसी फिल्म एक्टर से कोई पॉलिटिकल पार्टी घबरा सकती है? यह सवाल आज हर तरफ पूछा जा रहा है और उस एक्टर का नाम है अल्लू अर्जुन और जिस पार्टी का जिक्र हो रहा है वो है कांग्रेस पार्टी। अल्लू अर्जुन की चर्चा आज की डेट में देश में हर जगह है, हर तरफ उनकी बात हो रही है। क्यों भाई? एक तो पुष्पा 2 की कमाई 1500 करोड़ के पार जा चुकी है। यह भारत की नंबर 1 फिल्म बन गई है कमाई के मामले में। 7 साल बाद बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है पुष्पा 2 ने। और अभी यह हाल है कि पुष्पा 2 की कमाई रुक नहीं रही है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और छोटे ओवैसी अल्लू अर्जुन पर फायर है और हालात ये हो गए हैं कि अल्लू अर्जुन के घर पर हमले हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन को बच्चों और परिवार के साथ घर तक छोड़ना पड़ गया है। अल्लू अर्जुन पर हो रही इस पॉलिटिक्स का पूरा अपडेट आज पाठशाला में इस चैप्टर में दूंगा। यह भी बताऊंगा कि इसके लिए कांग्रेस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। अल्लू अर्जुन से क्या कांग्रेस घबरा गई है और घबरा गई है तो उसके पीछे की सियासी वजह क्या है। लेकिन पहले हैदराबाद से आई वो तस्वीरें देखिए जिसकी वजह से अल्लू अर्जुन को घर छोड़ना पड़ा है कहा जा रहा है। फिर इस तोड़फोड़ से जुड़े पॉलिटिकल एंगल के बारे में बात करते हैं। दरअसल कल हैदराबाद में अल्लू अर्जुन के घर के बाहर जमकर हंगामा और तोड़फोड़। अल्लू अर्जुन के घर पर पत्थर फेंके गए, उनके घर के बाहर रखे गमले तोड़ दिए गए। दावा किया गया कि अल्लू अर्जुन के घर को निशाना बनाने वाले उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्र थे और ये लोग अल्लू अर्जुन की फिल्म की स्क्रीनिंग में मची भगदड़ के दौरान मारी गई महिला के लिए मुआवजे की मांग करने पहुंचे थे। लेकिन जब घटना की जांच हुई तो हैरान करने वाले खुलासे होने लगे। पकड़े गए आरोपियों को लोकल कोर्ट में आसानी से जमानत मिल गई तो उनके बारे में पड़ताल तेज हुई और पता चला कि अल्लू अर्जुन के घर पर हमला करने का मास्टरमाइंड श्रीनिवास रेड्डी कोंडंगल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है। बीजेपी ने हमले के मुख्य आरोपी श्रीनिवास रेड्डी की तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के साथ तस्वीरें जारी कर दी। हालांकि हमले के बाद अल्लू अर्जुन के घर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या तेलंगाना की कांग्रेस सरकार जानबूझकर जो है वो इस तरह के हमले होने दे रही है? क्या वो घबरा गई है अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी से? क्योंकि अल्लू अर्जुन के घर पर हमला विधानसभा में संध्या थिएटर का मुद्दा उठने के अगले ही दिन हुआ है। 21 दिसंबर यानी शनिवार को तेलंगाना विधानसभा में एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी, जो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं, उन्होंने अल्लू अर्जुन का मुद्दा उठाया था। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बिना जांच पूरी हुए भगदड़ की घटना के लिए अल्लू अर्जुन को विलन करार दे दिया। पहले अकबरुद्दीन ओवैसी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने भी कैसे अकबरुद्दीन ओवैसी के सुर में सुर मिलाते हुए अल्लू अर्जुन को ही भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया।
मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। क्योंकि एक मैसेज ऐसा दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है। सर इंसानियत कहां है बताइए। छोटे ओवैसी ने विधानसभा में अल्लू अर्जुन को घेरा। घटना 4 दिसंबर की है, 21 दिसंबर तक अल्लू अर्जुन को घेर ही रहे हैं ये लोग। कह रहे हैं अल्लू अर्जुन जो है वो फिल्म देखते रहे, छोड़कर नहीं गए फिल्म को। पुलिस क्यों नहीं उठा के ले गई? पुलिस को भी उठाना चाहिए था कि उठिए उठिए चलिए यहां से। अच्छा, अल्लू अर्जुन को अकबरुद्दीन ओवैसी तो घेर रहे हैं, उस पर सीएम रेवंत रेड्डी क्या बोले उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह तस्वीर देखिए। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी बड़े ओवैसी यानी असदुद्दीन ओवैसी के साथ ईद मनाते हैं। उनके राज में आज की डेट में छोटे ओवैसी का कद इतना बढ़ चुका है कि विधानसभा में अगर सीएम को तेलुगु में कुछ बोलना होता है तो पहले अकबरुद्दीन उससे पूछते हैं। देखिए, जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने अल्लू अर्जुन का मुद्दा उठाया तो कैसे तेलुगु में जवाब देने के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी से परमिशन मांगते नजर आए थे सीएम। अकबर साहब आप परमिशन दे तो 2 मिनट मैं तेलुगु में बोलता हूं, क्योंकि ये तेलुगु में नहीं बोले तो। अकबर साहब आप परमिशन दे तो 2 मिनट मैं तेलुगु में बोलता हूं, क्योंकि ये तेलुगु में नहीं बोले तो। अब जब दूसरी भाषा में बोलने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी अकबरुद्दीन ओवैसी से मंजूरी ले रहे हैं तो अल्लू अर्जुन पर लगाए छोटे ओवैसी के आरोपों पर सीएम का क्या ही जवाब रहा होगा, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी भगदड़ की घटना के लिए अल्लू अर्जुन को जिम्मेदार बताया और भगदड़ में एक महिला की मौत होने के बावजूद थिएटर से बाहर नहीं निकलने और रोड शो करने का आरोप लगाया। आप सीएम को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा अल्लू अर्जुन पर तेलंगाना सरकार के अटैक पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। आप बिजनेस कर लो, आप पिक्चर निकालो, पैसे कमाओ, सरकार से इंसेंटिव्स ले लो, सब्सिडीज ले लो, स्पेशल प्रिविलेज शूटिंग के लिए जो होना है वो मांगो, मगर किसी का हत्या होने के बाद, किसी का जान चलाने के बचाने के बाद, किसी का जान लेने के बाद आज स्पेशल प्रिविलेज मांगे तो ये सरकार में नहीं मिलने वाले। मैं जब तक मैं कुर्सी में रहता हूं तब तक नहीं देता हूं। सवाल यह नहीं है कि तेलंगाना की विधानसभा में एक्टर अल्लू अर्जुन और उनकी फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ में महिला की मौत का मुद्दा क्यों उठा। सवाल यह कि जब घटना 4 दिसंबर की है और पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को अचानक घटना के करीब 2 हफ्ते बाद इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की जरूरत क्या पड़ गई। हैदराबाद में 4 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हुई, उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ। इस मामले में हैदराबाद पुलिस ने एक्टर अल्लू अर्जुन, थिएटर और सिक्योरिटी एजेंसी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित परिवार की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ। 13 दिसंबर को पुलिस ने अल्लू अर्जुन को दोपहर 12 बजे गिरफ्तार किया। लोकल कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। शाम 5 बजे अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी अल्लू अर्जुन को एक रात जेल में बितानी पड़ी और उन्हें 14 दिसंबर की सुबह 6:30 बजे जेल से रिहा किया गया। अल्लू अर्जुन का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जिस तरह तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा के अंदर अल्लू अर्जुन को दोषी करार देने की कोशिश की, उस पर बीजेपी ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। बीजेपी का आरोप है कि अल्लू अर्जुन ने कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं किया, इसलिए उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। मामले की गूंज विधानसभा में उठी तो एक्टर अल्लू अर्जुन भी खुद सफाई देने सामने आए। थिएटर के बाहर किसी तरह के रोड शो से इनकार किया। उन्होंने भगदड़ में महिला के मारे जाने की घटना को लेकर अपने कैरेक्टर पर उठ रहे सवालों पर दुख जताया और कहा कि मेरा चरित्र हनन हो रहा है, मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। सुनिए पूरी घटना को लेकर अपने ऊपर जो आरोप लगे उस पर अल्लू अर्जुन क्या सफाई दे रहे हैं। There's a lot of misinformation, there's a lot of false allegation, and there's a lot of communication gaps and thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear
that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. Please, it's my kind request. I am not that kind of a person. कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद यह साफ हो जाएगा कि भगदड़ को लेकर हैदराबाद पुलिस सच्ची है या फिर जो अल्लू अर्जुन कह रहे हैं वो हकीकत है। लेकिन मामला कोर्ट में होने के बावजूद खुद तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जिस तरह विधानसभा में अल्लू अर्जुन को घेर रहे हैं, उससे कांग्रेस के संविधान और कानून की रक्षा करने के नैरेटिव पर सवाल उठते हैं। साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या अल्लू अर्जुन जिस परिवार से आते हैं उस परिवार की बीजेपी से बढ़ती नजदीकी से कांग्रेस टेंशन में है क्या? क्योंकि अल्लू अर्जुन के चाचा और मशहूर तेलुगु एक्टर पवन कल्याण की पार्टी जनसेना का आंध्र प्रदेश चुनाव में बीजेपी और टीडीपी के साथ गठबंधन था और आंध्र प्रदेश के चुनाव में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने उन सभी 21 सीटों पर जीत दर्ज की जहां उसने कैंडिडेट खड़े किए। ऐसे में कांग्रेस को इस बात की टेंशन हो सकती है कि अगर इस परिवार का तेलंगाना में भी बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया तो भाई उसकी मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि अल्लू अर्जुन के चाचा और एक्टर रामचरण तेजा के पिता चिरंजीवी भी सुपरस्टार हैं और यह बात किसी से छुपी नहीं है कि चिरंजीवी पीएम मोदी के बड़े फैन हैं। तो कहीं अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी जो है वो कांग्रेस के लिए तेलंगाना में मुसीबत ना खड़ी कर दे, क्या इस वजह से अल्लू अर्जुन पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं? यह बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है। लेकिन यह पॉलिटिक्स कहां जाएगी यह तो कोर्ट में जो फैसला आएगा पता चलेगा। फिलहाल पाठशाला में अगली क्लास, पॉपकॉर्न से लेकर पुरानी गाड़ी बेचने पर भी टैक्स। मोदी सरकार की टैक्स वसूली पर मचे हंगामे का चैप्टर। टैक्स पर टैक्स, मिडिल क्लास की कमर तोड़ते सिस्टम का इलाज कब करेंगे पीएम मोदी? अब इसका चैप्टर। इस देश की एक क्रूर सच्चाई यह है कि पिछड़े दलितों की पॉलिटिक्स करने वाले आपको मिल जाएंगे, भर भर के मिल जाएंगे। मुसलमान के लिए कलेजा काट कर रख देने वाले तो उससे डबल भर भर के मिल जाएंगे। लेकिन इस देश की एक विशिष्ट प्रजाति है मिडिल क्लास, आम आदमी। उसकी बात करने वाला आपको ना मिलेगा बॉस कोई। मिडिल क्लास को तो अब ऐसा लगने लगा है कि उसका जन्म ही जैसे टैक्स भरने के लिए हुआ है। पहले सरकार सैलरी में से टैक्स ले लेती है, फिर हर सामान पर लगने वाली जीएसटी भरो, और अब तो ऐसी ऐसी चीजों पर जीएसटी लग रही है कि आम आदमी का कलेजा बैठा जा रहा है कि चल क्या रहा है देश में बॉस। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ऐसी ऐसी घोषणाएं हुई हैं कि आम आदमी का दिल उस गड्ढे में घुसा बैठा है जो संभल जैसी खुदाई भी हो जाए ना तो ना निकले। लोगों का जो दर्द है वो मजाक के रूप में बाहर आ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर खूब मीम्स बनाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जीएसटी को लेकर ऐसे ऐसे फैसले हुए हैं जो मिडिल क्लास को तो समझ में नहीं आ रहे। जैसे अगर आप देखें कुछ फैसले आपको मैं बताऊं, पुरानी गाड़ी बेचने पर टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। पॉपकॉर्न पर टैक्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। पॉपकॉर्न जो आप खाते हैं, नमक और मसालों वाले अनपैक्ड पॉपकॉर्न पर 5% टैक्स लगेगा। पहले से पैक और लेबल वाला पॉपकॉर्न है तो उस पर 12% टैक्स लगेगा। कैरमलाइज्ड यानी मीठे पॉपकॉर्न है तो 18% टैक्स लगेगा। हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम करने या हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ। यानी जिस पॉपकॉर्न को खाते खाते आम आदमी सोच रहा था कि शायद हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम हो गई, यह सुनने को मिलेगा, उसको पता चला कि उसके हाथ में जो पॉपकॉर्न है उसकी प्रजाति तय करके अलग अलग टैक्स लग गया है पॉपकॉर्न पर, लेकिन उसके इंश्योरेंस पर टैक्स घटने का कोई फैसला नहीं हुआ। गजब ही है बॉस। आप खुद सोचिए कि सरकार के पास इतना समय है कि वो पॉपकॉर्न को 3 कैटेगरी में बांटकर उस पर भी टैक्स लगा रही है, लेकिन इतना समय नहीं है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जल्दी से कोई फैसला ले लें। इसलिए पब्लिक अब सवाल पूछ रही है कि बॉस क्या हम लोग सिर्फ अलग अलग ब्रैकेट में टैक्स भरने के लिए बने हैं? और सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट तो पुरानी गाड़ियों को बेचने पर लगने वाला टैक्स बना हुआ है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में पुरानी कारों के बेचने पर लगने वाली जीएसटी की दर को बढ़ा दिया गया। जैसे ही इसका ऐलान हुआ तो सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी। सवाल उठना शुरू हुआ कि सेकेंड हैंड कार बेचने पर पहले ही 12% टैक्स लग रहा है, जिसे अब 50% जंप देकर 18% कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सेकेंड हैंड कार हमेशा नुकसान में ही तो बेचते हैं, इस पर टैक्स बढ़ाना मिडिल क्लास के लिए ज्यादती से कम नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद निर्मला सीतारमण जी ने एक बयान दिया जिससे लोगों में और कंफ्यूजन बढ़ गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिस दाम में कार खरीदी गई और जिस दाम में बेची जा रही है उसके अंतर पर 18% टैक्स लगेगा। यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक नई कार की कीमत और उसे यूज करने के बाद बेचते समय जो दाम आपको मिल रहा है उसमें जितना डिफरेंस होगा उस पर 18% का टैक्स लगेगा।
एक बार वित्त मंत्री को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि निर्मला सीतारमण ने कैसे कंफ्यूजन बढ़ा दिया और कैसे ये टैक्स आम आदमी की कमर तोड़ देगा। It is on that margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी आसानी से बता दिया कि 12 लाख में कार खरीदी और 9 लाख में बेची तो जो अंतर है यानी 3 लाख रुपए, उस पर 18% टैक्स लगेगा। लेकिन ये इतना भी सीधा और सरल नहीं है। आपको उदाहरण से बताता हूं। मान लीजिए ये कार की खरीद बिक्री का मामला समझिए क्या है मामला। जैसे आपने 2014 में कार खरीदी, कितने में खरीदी? मान लीजिए आपने 6 लाख में कार खरीदी, ठीक है भाई, नई गाड़ी आप लेकर आए। 2024 में आपने कार बेची, कितने में बेची भाई? अब पुरानी हो गई 10 साल कार, तो आपने कितने में बेची? 1 लाख में बेची। अब सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में, बेचा कितने में? 1 लाख में। अंतर कितना हुआ दोनों के बीच? अंतर 5 लाख का हुआ। यानी आप 5 लाख रुपए के नुकसान पर कार को ऑलरेडी बेच रहे हैं। 6 लाख में खरीदे, 1 लाख में बेच रहे हैं, तो 5 लाख तो कमी हो गया। अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो, बेच रहे हो तो। पब्लिक कह रही है कि ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं। अब उस पर 18% टैक्स, यानी 5 लाख का आप 18% निकालिएगा, 5 लाख का 18%, तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। मतलब 1 लाख रुपया में गाड़ी बेचे, 90,000 सरकार को दे देंगे, जो 10,000 रुपया बचेगा वो लोग वैसे ही कहेंगे कि कुछ पार्टी दो, कार बिक गई तुम्हारी पुरानी वाली, तो बचा क्या मेरे पास? पब्लिक पूछ रही है। पब्लिक कह रही है फिर वो 10,000 भी क्यों छोड़े, वो भी ले लीजिए, किसी टैक्स में एडजस्ट कर दीजिएगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो लोग पुरानी कार बेचने के लिए रजिस्टर्ड नहीं है उन पर यह टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ रजिस्टर्ड वेंडर्स या प्लेटफॉर्म्स पर यह टैक्स लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यूज्ड गाड़ियों का मार्केट अभी 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो 2028 तक करीब 6 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। इसलिए सरकार चाहती है कि टैक्स बढ़ाने से सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाए, जिसका इस्तेमाल सरकारी योजनाओं में किया जाएगा। लेकिन पब्लिक पूछ रही है कि भाई आज की डेट में मतलब हर आदमी तो किसी ना किसी ऐप से, रजिस्टर्ड कोई वेंडर है उससे ही तो गाड़ी बेचता है। कौन जाता है निकल के जरा मुझे कोई गाड़ी लेने वाला है, तो जब आप उस पर टैक्स लगाइएगा तो वो आपका मुनाफा कम कर देगा, तो इनडायरेक्टली तो मेरे ही जेब से जा रहा है। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि पहले तो हम सैलरी पर टैक्स देते हैं, फिर गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, अब पुरानी गाड़ी बेचने पर भी टैक्स बढ़ा दिया, नई गाड़ी खरीदते हैं तो पहले से ही दुनिया भर के टैक्स देते हैं। आपको एक उदाहरण बताता हूं। अगर आप 8 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हैं तो 28% जीएसटी यानी 2,24,000 रुपए तो आपका जीएसटी में जाता है। फिर उस पर सेस लगता है 1% यानी 8,000 रुपए। रोड टैक्स करीब 52,000 रुपए भरते हैं आप। इंश्योरेंस कराते हैं उस पर 45,000 रुपया भरते हैं। इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी यानी करीब 8100 रुपया भरते हैं। सरकार को कुल टैक्स दिया 2,92,100 रुपया। 8 लाख की गाड़ी खरीदने में पैसा खर्चा हुआ, कुल टैक्स भरे 36.5%, तो 8 लाख की गाड़ी आपको मिली कितने में? 11,37,100 रुपया में। यानी नई कार पर हम ऑलरेडी जीएसटी दे रहे हैं, सेस दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, सर्विस टैक्स दे रहे हैं। पेट्रोल खरीदते हैं तो उस पर सेस देते हैं, टोल पे चलते हैं तो टोल देते हैं, कार के लिए लोन लिया तो उस पर सर्विस टैक्स दे रहे हैं, पार्किंग में गए तो वहां पे पैसा भर रहे हैं। उसके बाद भी टैक्स वसूलने के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। अब हर साल डेप्रिशिएट होती उस कार को जब बेचने जाइएगा तो उस पर भी टैक्स दीजिएगा, वो भी 12% से बढ़ाकर 18%, तो बचेगा क्या बॉस हमारे पास? हर कदम पर टैक्स का जाल बिछा हुआ लग रहा है कि किसी भी तरह से टैक्स मिल जाए बस। और यह सब तब हो रहा है जब देश में इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन से ज्यादा हो चुका है। पर्सनल इनकम पर लगने वाले टैक्स को इंडिविजुअल टैक्स कहते हैं। और यह किस तरह से बढ़ा है आप देखिए। आज की डेट में जो इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन है, इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन, अगर आप वो देखेंगे 2015 में
आम आदमी जो टैक्स भर रहा था, जो आप इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं, वो था 2.65 लाख करोड़। इतना इंडिविजुअल टैक्स होता था। 2024 में बॉस ये बढ़ के कितना हो चुका है इंडिविजुअल टैक्स? आज की डेट में ये बढ़कर हो चुका है 10 लाख करोड़ के पार जा चुका है। 10 लाख करोड़ के पार। यानी अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब करीब 9 साल में जो ग्रोथ है पर्सनल इनकम टैक्स की, 294% इनकम, पर्सनल इनकम टैक्स बढ़ गया बॉस। और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन कितना है? 2015 में 4 लाख, 4.25 लाख करोड़ था। 2024 में कॉर्पोरेट टैक्स जो है 2024 में वो कितना है आपको पता है? 9.11 लाख करोड़। यानी जो इंडिविजुअल टैक्स है, आप और हम जो टैक्स दे रहे हैं, वो कॉर्पोरेट टैक्स से भी आगे चला गया है। और ग्रोथ कितना हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स में? 112%, 112.85%। मतलब जो इंडिविजुअल टैक्स है वो पिछले 9 साल में 294% बढ़ गया, और कॉर्पोरेट टैक्स 112% बढ़ रहा है, 113% बढ़ रहा है। यानी मिडिल क्लास भर भर के टैक्स दे रहा है, लेकिन उनकी कोई बात ही नहीं करता। भाई मिडिल क्लास क्या लेता है? मुझे ये बताइए, जो आम आदमी टैक्स भर रहा है 30%, 35%, उसको शिक्षा में कुछ मिलता नहीं, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में तो पढ़ नहीं रहा, स्वास्थ्य में कोई सुविधा मिलती नहीं, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, रिटायरमेंट पर कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है उसकी। टैक्स देने के बाद भी कोई पूछना होने के पीछे असली वजह क्या है, ये असली वजह भी आपको बताता हूं, और वो है वोट वाली राजनीति। अगर आप देखेंगे कि क्यों आम आदमी की कोई पूछ नहीं है, भाई अगर आप देखेंगे विदेश में क्या होता है, प्रति 100 व्यक्ति पर टैक्स पेयर कितना है? 100 व्यक्ति पर, 100 व्यक्ति या 100 वोटर कर लीजिए इसको, 100 वोटर पर टैक्स पेयर कितना है? जैसे अगर आप नॉर्वे में देखेंगे, नॉर्वे में 100 लोग टैक्स भरते हैं और 100 लोग वोट देते हैं, तो उसमें से 100 के 100 टैक्स देते हैं। कनाडा में आप देखिए, कनाडा में अगर 100 लोग वोट देने जाते हैं तो उसमें से 95 टैक्स पेयर हैं। यूएस में 100 लोग वोट देते हैं तो उसमें से 75 टैक्स पेयर हैं। भारत में 100 लोग वोट देने जाते हैं तो उसमें 7 टैक्स भरते हैं, 93 टैक्स ही नहीं भर रहे हैं। भारत में लगभग 10 करोड़ लोग ही टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जबकि देश की आबादी 140 करोड़ के पार चली गई है। तो वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबको लगता है कि ये 7 लोग क्या ही कर लेंगे मेरा। 93 लोग तो वो है ना जिनको टैक्स कलेक्शन के बाद फायदा मिल रहा है, उसको हम दे रहे हैं, तो दे रहे हैं, चल रहा है। तो पॉपकॉर्न में भी लगा दो, इधर लगा दो, उधर लगा दो, चलो ही जा रहा है मामला। सरकार को सोचना चाहिए कि मिडिल क्लास बहुत मेहनत से कमाता है, उसको भी तो कुछ फायदा मिले। ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। कर्नाटक के उडुपी में पंचर बनाते वक्त बड़ा हादसा हो गया। हादसे की यह तस्वीर 21 दिसंबर की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया। सड़क के किनारे एक स्कूल बस खड़ी दिख रही है और एक शख्स टायर का पंचर बनाता नजर आ रहा है। टायर में हवा भरने के बाद जैसे ही शख्स खड़ा होता है, तभी टायर फट जाता है और वो शख्स हवा में उछलकर गिर जाता है। घायल शख्स का नाम अब्दुल राजिद है, जिसका फिलहाल इलाज चल रहा है।